हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटेक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। लेट मी फर्स्ट शो यू व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम कवर करेंगे आखिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है क्या, एंड देन उसकी ड्रॉबैक्स क्या है। देन हम देखेंगे कि हुक पैराडाइम ने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम किया। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और इसे हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को बताने से पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग पैराडाइम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इससे आपको ये भी हिंट मिल जाएगा कि इस पूरी वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसका बेस क्या है, और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, और यू कैन से दैट द वे यू प्रोग्राम। ओवरऑल इसका मतलब है कि ये डिफाइन करता है आपके प्रोग्रामिंग लिखने का स्टाइल। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब उसमें से जो कॉमनली यूज होने वाले पैराडाइम है वो कौन कौन से हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ओप पैराडाइम, फंक्शनल पैराडाइम। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे पैराडाइम हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम के डेफिनेशन से अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब कि एक अप्रोच किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ओप पैराडाइम एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस बंदे ने जावा लैंग्वेज बनाई थी उसने ओप प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो किया था और जावा लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया था। इसी तरीके से सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड जावा लैंग्वेज ओप अप्रोच को फॉलो करके इम्प्लीमेंट हुई थी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि आखिर प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है। अगर आपको कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। उसी स्ट्रेटेजी का नाम ही प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑलरेडी डिफाइन है। अब आप मान के चलिए स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2 ये हमारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे कि ओप पैराडाइम हो गया, फंक्शनल पैराडाइम हो गया। अब मान के चलिए स्ट्रेटेजी 1 कहती है कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे इन फीचर्स में से कोई फीचर यूज करेगा तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजी 1 पैराडाइम को फॉलो करती है। ऐसे ही स्ट्रेटेजी 2 के साथ अब यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बनानी है न्यू। अब इसमें मैंने स्ट्रेटेजी 1 के फीचर्स को यूज किया है, इसकी अप्रोच को यूज किया है, फीचर 1 को, फीचर 2 को। अब हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी 1 पैराडाइम को फॉलो करती है। अब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगी, कि मतलब कि एक ही अप्रोच को फॉलो करेगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल पैराडाइम्स को भी फॉलो कर सकती है। हम उस लैंग्वेज को कहेंगे मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये भी नहीं है कि अब स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2 जैसे पहले से ही हमारे ऑलरेडी डिफाइंड पैराडाइम है। आप खुद का भी एक न्यू पैराडाइम क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल देखें, अब मैंने एक स्ट्रेटेजी 3 बनाई, इसमें मैंने भी ये फीचर डाल दिए, फीचर 21, 22। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फीचर्स को यूज करेगी, अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहेंगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रेटेजी 3 अप्रोच को फॉलो करती है। अब जैसे अब हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज कर लिया, अब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी 1 और स्ट्रेटेजी 3 को फॉलो करती है। इसका मतलब ये मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो ही गई कि जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोचेज हैं उनमें से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है। इस प्रोग्रामिंग अप्रोच का एक वेल नोन एग्जांपल है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रॉपर्ली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को ही फॉलो करती है। ये अप्रोच बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करती है। स्टेप 1, हम अपने प्रोग्राम को
मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अब हमने एटीएम मशीन का प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे विथड्रॉ फंक्शन। विथड्रॉ फंक्शन क्या करेगा? हम उसे इनपुट देंगे कि हमें इतना बैलेंस अपने अकाउंट से निकालना है। वो फंक्शन क्या करेगा? उस इनपुट को मेन बैलेंस से माइनस करेगा और आपका जितना भी अमाउंट निकालना है उस अमाउंट को निकाल के आपको दे देगा। मतलब इसने एक आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर दिया है। अब इस अप्रोच में हमारे पास सेकंड स्टेप आता है कि हमारे पास काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाटा स्टोर करने में। अब इसका एग्जांपल लें, अब हमारा जो अकाउंट बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब उसी को हम बोल सकते हैं, हमने एक वेरिएबल ले रखा है अकाउंट बैलेंस का, उसमें हम अपने बैंक के प्रोग्राम में जो टोटल अमाउंट है एक पर्टिकुलर कस्टमर का उसको इसमें सेव करवाएंगे। अब इसमें हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है? फंक्शंस ऑपरेट ऑन दीज वेरिएबल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शन की फंक्शनैलिटी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है। फंक्शन में हमने इनपुट दी, जो हमारा विथड्रॉ फंक्शन था उसमें हमने अपनी इनपुट दी, इतना बैलेंस हमें विथड्रॉ करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा? अब हमारा अकाउंट बैलेंस इस वेरिएबल में स्टोर है। फंक्शन क्या करेगा? इस वेरिएबल पे काम करेगा। इस जो हमारा अकाउंट बैलेंस वेरिएबल है इसमें से वो जो इनपुट दी है उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, माइनस कर लेगा, और बाकी जो आपकी इनपुट वैल्यू है उतना अमाउंट आपको विथड्रॉ करके आपको दे देगा। अब हमने इस अप्रोच के 3 स्टेप देख लिए हैं कि इसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं एंड फंक्शन एक्शन परफॉर्म करते हैं इन वेरिएबल्स पे। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तीनों स्टेप को फॉलो करती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करती है। अभी हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बेसिक स्ट्रक्चर देखी है कि उसका प्रोग्राम कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। अब सभी फंक्शन के अपने अपने लोकल वेरिएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी डाटा होल्ड करने के लिए, और हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स की क्या जरूरत पड़ती है? ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है, जब तक कि आपके प्रोग्राम का लाइफ साइकिल चल रहा है तब तक इसमें वैल्यू होल्ड रहती है। जैसे हमने अब फंक्शन में देखा था, ये सिर्फ जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं हर एक फंक्शन के, वो सिर्फ टेम्परेरी डाटा होल्ड करते हैं। वन मोर पॉइंट, अब कोई किसी भी फंक्शन में जो उसके लोकल वेरिएबल है, अब कोई दूसरा फंक्शन अगर उस लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए ग्लोबल डाटा की जरूरत पड़ती है। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं और वैल्यू उसकी थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। अब मैं आपको छोटे से सी प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारा एक एटीएम मशीन का प्रोग्राम है। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है मेन फंक्शन, एक है विथड्रॉ, एक है डिपॉजिट, और ऊपर है हमारे ग्लोबल वेरिएबल की डिक्लेरेशन। अब हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल लिया एक int टाइप बैलेंस। ये हमारा अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, मतलब कि स्टोर करेगा हमारे अकाउंट बैलेंस की वैल्यू को। अब हमने इसको ग्लोबल क्यों बनाया? क्योंकि जो हमारा अकाउंट बैलेंस है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम मेंटेन रहना चाहिए। अब अगर हम इसमें अब विथड्रॉ फंक्शन कॉल करते हैं, विथड्रॉ क्या करेगा? ये हमारे रुपए निकालेगा उसमें से, तो बैलेंस में से माइनस करेगा, तब भी हमारी वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब अगर हम डिपॉजिट करते हैं, उसमें रुपए ऐड करते हैं, तब भी थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारा बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल्स। अब एग्जांपल लेके चलिए। अब विथड्रॉ फंक्शन है ये हमारा। अब हमने यहाँ पर अमाउंट दिया कि हमें $20 अमाउंट निकालने हैं। तो अब इसने क्या किया, जो ग्लोबल वेरिएबल था बैलेंस, उसमें से इसने 20 रुपीज़ अमाउंट निकाल लिया और उसको एक लोकल वेरिएबल्स में रख लिया, इंट रिमेनिंग बैलेंस। अब उस रिमेनिंग बैलेंस को हमने मेन बैलेंस में अपडेट कर दिया
कि हमारी जो मेन ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अप टू डेट करने के लिए। अब आपने देखा जो हमारे लोकल वेरिएबल है ये सिर्फ एक जस्ट टेम्परेरी डाटा मेंटेन करते हैं, और जो ये मेन फंक्शन होता है ये हमारे सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्टअप पॉइंट होता है। अब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन जहाँ से हमारा सी प्रोग्राम का स्टार्टअप पॉइंट है। अब यहाँ पर मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए। फर्स्ट अमाउंट टू डिपॉजिट, कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है। एक वेरिएबल है हमारा इंटीजर टाइप अमाउंट टू विदड्रॉ, हमें 20 रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं। ओके, ये हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पर, जो कि है मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया डिपॉजिट। अब हमने चेक किया कि हमारा यहाँ पे बैलेंस है 0, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब हमने डिपॉजिट किए कितने, $100। उसके बाद हमने अब प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करवाया, हमने डिस्प्ले में प्रिंट करवाया बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट। जब हमने $100 डिपॉजिट कर दिए उसके बाद हमारा बैलेंस कितना है। अब आपने देखा कि मेन फंक्शन के अंदर भी जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है बैलेंस, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने विड्रॉ फंक्शन कॉल किया जो $20 अमाउंट को विड्रॉ करेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा बैलेंस कितना है। अब आपने जैसे विड्रॉ फंक्शन तो आपने देख ही लिया था, इसमें हम क्या करते हैं जितना भी अमाउंट आया उसको हमने बैलेंस में से माइनस कर दिया और हमने बैलेंस को अप टू डेट कर दिया। डिपॉजिट फंक्शन में हमने क्या किया, जितना भी अमाउंट आया उसको बैलेंस में सम किया, टोटल बैलेंस एक लोकल वेरिएबल में उन दोनों का सम स्टोर कर लिया हमने। उस टोटल बैलेंस से हमने जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको अप टू डेट कर दिया। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि हमारे पास 2 डिस्प्ले प्रिंट होनी चाहिए, एक आफ्टर अमाउंट टू डिपॉजिट, एक आफ्टर अमाउंट विड्रॉ। अब हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बैलेंस है आफ्टर डिपॉजिट वो $100 आया है, जो कि करेक्ट है। उसके बाद हमने $20 माइनस किया, अब उसमें हमारा टोटल विड्रॉ अमाउंट कितना आया, $80। अब इस प्रोग्राम से आपको पूरा आइडिया हो चुका है कि हमारे पास प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच में कैसा प्रोग्रामिंग स्टाइल रहता है। अब उस प्रोग्राम से हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर अप हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब आपने देखा कि जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे देखा ये फंक्शन इसको भी कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को भी कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को भी कॉल कर रहा है। अगर हमें लगता है कि हमारा कोई कोड कॉमन है तो उसे हमने क्या किया, एक फंक्शन में डाल दिया और जिस जिस फंक्शन में हमने उसे यूज करना है हमने उसे वहां से कॉल कर दिया। अब ये पॉइंट मैं आपको एटीएम मशीन वाले प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ जिसपे अभी हम काम कर रहे थे। अब ये हमारा एटीएम मशीन वाला प्रोग्राम है, इसमें हमने 2 फंक्शनलिटी बनाई थी, विड्रॉ और डिपॉजिट। अब मानिए कि जो हमारा एटीएम मशीन वाला प्रोग्राम है, अब इसमें जब भी यूज़र या कस्टमर जब भी अमाउंट विड्रॉ करेगा या डिपॉजिट करेगा हमें उससे उसके एटीएम का पासवर्ड पूछना है। यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, पासवर्ड को वेरीफाई करेगा कि ये पासवर्ड मैच करता है या नहीं करता, और ये रिटर्न करेगा बुल वैल्यू, मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू, पासवर्ड वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर जो ऊपर से पासवर्ड यूज़र एंटर करेगा उसके लिए हम पैरामीटर लेते हैं इसमें पासवर्ड। अब हमें अपना एक ओल्ड पासवर्ड भी स्टोर करके रखना है एटीएम का, तो उसके लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा, कैट एरे टाइप ओल्ड पासवर्ड इक्वल टू टी टेस्ट। अब हम इसको मैच करवाएंगे, यहाँ पर हम अपना कोड लॉजिक लिख देंगे जो हमारा मैच करेगा ये पासवर्ड उस पासवर्ड से मैच करता है या नहीं करता। इफ करंट पासवर्ड मैच करता है ओल्ड पासवर्ड से तब हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, एल्स में रिटर्न करवा देंगे हम फॉल्स। अब हमने ये मेथड लिख दिया जो पासवर्ड वेरीफाई करेगा। अब हमें कॉल करना है इसको विड्रॉ में भी और डिपॉजिट दोनों फंक्शंस में, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं इफ वेरीफाई पासवर्ड। अगर ये हमें ट्रू रिटर्न करता है
तो हमें नीचे वाली फंक्शनैलिटी अपनी चलानी है, अदरवाइज हमने मैसेज दे देना है इनकरेक्ट पासवर्ड का। इसी तरीके से हम सेम फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं डिपॉजिट में भी, जो हमारा डिपॉजिट फंक्शन है। जब भी हमारा पासवर्ड वेरीफाई हुआ, अगर ट्रू हुआ, मैच कर गया, तो हमें बैलेंस डिपॉजिट करना है, अदरवाइज उससे हम मैसेज दिखा देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। दैट्स इट। आपने देखा कि दोनों हमने कॉमन फंक्शनैलिटी कैसे बनाई। हमने एक मेथड बनाया जिसको हम रीयूज कर रहे हैं दोनों फंक्शंस में, और ये जो हमारा कॉमन फंक्शन है ये भी ग्लोबल वेरिएबल भी यूज कर रहा है हमारा ओल्ड पासवर्ड वेरिएबल को। आई थिंक अब आप लोगों को प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमारी वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच इन्वेंट हुई। अब इस अप्रोच की कुछ ड्रॉबैक्स रही होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इन्वेंट हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ने कैसे उसको ओवरकम किया। जब भी आप इन दोनों के डिफरेंस के टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, आपको हर बार अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं या फिर आपको हमेशा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। बट मैं यहाँ पर आपको सिंपल और क्लियर कट आंसर बताऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो अब तक सारी ध्यान से देखी है तो आप खुद भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक्स अपने आप बता सकते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की जो मेन ड्रॉबैक्स, टोटल 2 ही ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक टफ मॉडिफिकेशन, सेकेंड ड्रॉबैक सिक्योरिटी। अब हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टफ मॉडिफिकेशन। मतलब मेक ए चेंज टू वन फंक्शन ब्रेक द सेवरल अदर फंक्शंस। मतलब इसका रिलेशन किससे हुआ? कॉमन फंक्शन से। जो अभी हमने अपने एटीएम वाले प्रोग्राम में कॉमन फंक्शन बनाया था, वेरीफाई पासवर्ड। जब हम किसी कॉमन फंक्शन को अलग अलग फंक्शंस में यूज करते हैं, कॉल करते हैं, और उसके बाद अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कॉमन फंक्शन से रिलेटेड, तब हमें सारी की सारी उसकी डिपेंडेंसी, मतलब जो अलग अलग फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, हमें उन सबको वॉच करना पड़ेगा कि हम कॉमन फंक्शन में चेंज करें और जितने भी अलग अलग फंक्शन हैं वो सारे ब्रेक हो जाए, उनकी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाए, जबकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है। जो ये टफ मॉडिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग अप्रोच में हो सकती है। जिस भी प्रोग्रामिंग अप्रोच में अगर ये फीचर है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड वाला, चाहे वो ओप पैराडाइम हो, उसमें भी इस चीज की दिक्कत हो सकती है। ये सब कुछ प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से कोड को रीयूज करता है। बट मैंने ये पॉइंट रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की ड्रॉबैक में क्यों डाला, इसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन, जो भी हमारे प्रोग्राम में ग्लोबल डाटा होता है, कोई भी फंक्शन उसको यूज कर सकता है। सेकंड पॉइंट, आप किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन को कॉल करने से नहीं रोक सकते। अब अगर आपका अपने फंक्शन और डाटा पे कंट्रोल नहीं है तो आपकी टीम का कोई भी मेंबर, कोई भी प्रोग्रामर कोई भी फंक्शन को यूज कर सकता है और कोई भी आपका जो ग्लोबल डाटा है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब अगर काफी टाइम बाद अब आपका प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है, सॉफ्टवेयर पूरा बन चुका है, अब उसमें काफी सालों बाद कुछ मॉडिफिकेशंस आती है, तब उसमें मॉडिफिकेशन करना काफी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी रेफरेंसेस उसकी चेक करनी पड़ेगी। रेफरेंसेस तो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेक करनी पड़ेगी, बट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में ये चीज काफी टफ है, जबकि ओप या अदर पैराडाइम है वो थोड़े इस चीज को हैंडल करते हैं। मतलब कि उसमें प्रोग्रामिंग का स्टाइल ऐसा है कि आपको थोड़ा इजी वे मिल जाता है मॉडिफिकेशन करने का, आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है टफ मॉडिफिकेशन नोट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। आई होप फर्स्ट ड्रॉबैक अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी ड्रॉबैक। अब इस अप्रोच की सेकंड ड्रॉबैक क्या है? सिक्योरिटी। मतलब इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं
कोई भी फंक्शन ग्लोबल डाटा को शेयर कर सकता है। ग्लोबल डाटा ग्लोबल वेरिएबल को उसने यूज किया और उसका डाटा मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हैकर्स ने हमारा डाटा ले लिया। यहाँ पर सिक्योरिटी से मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग अप्रोच से है, प्रोग्रामिंग स्टाइल से है। जैसे कि अब कोई भी अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए एक पूरी टीम होती है जिसमें काफी नंबर्स ऑफ प्रोग्रामर्स होते हैं। अब एग्जांपल मान के चलिए, एक प्रोग्रामर ने अपना एक फंक्शन बनाया या मल्टीपल फंक्शंस बनाए और उसने ग्लोबल डाटा भी डिक्लेयर किया। अब जो टीम में और भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी ग्लोबल डाटा यूज किया और उसका डाटा मॉडिफाई कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंटेंशनली किया है, हो सकता है ये अनइंटेंशनली ही हो। अब जिस भी प्रोग्रामर ने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब वो प्रोग्रामर का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो प्रॉपर ये स्पेसिफाई भी नहीं कर सकता कि ये जो वेरिएबल है कि ये फंक्शन यूज कर सकता है, ये फंक्शन नहीं यूज कर सकता। किसी भी टाइप से उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है उस पे। अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एग्जांपल लेके चलिए, हम एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करके, मतलब कि सी लैंग्वेज को यूज करके अब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल फाइल्स हो सकती है। अब मान लीजिए फाइल 1 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ग्लोबल डाटा है और मल्टीपल फंक्शंस है। अब इसी को ले लीजिए, अब हमारे पास मान लीजिए 2 ग्लोबल डाटा हमने डिफाइन कर रखे हैं, 3 फंक्शंस है उसमें। अब हमारे पास एक और फाइल है। अगर हम इस वाली फाइल को उस वाली फाइल में यूज करते हैं, मतलब कि फाइल 2 में अब हमने फाइल 1 यूज करनी है, तो हम फाइल 1 में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर कोई और फाइल इस फाइल को यूज करती है तो वो उसका डाटा ना एक्सेस कर पाए। अब अगर हम फाइल 2 में फाइल 1 को यूज करेंगे तो हम फाइल 2 में फाइल 1 के सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने देखा कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। यही सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की सबसे मेन ड्रॉबैक है। अभी हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की 2 ड्रॉबैक्स देखी। अब हम देखेंगे कि ओप पैराडाइम कैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के जो हमारा पहली ड्रॉबैक थी वो क्या थी, टफ मॉडिफिकेशन। जिसमें क्या होता था, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, प्रोजेक्ट का कोड लार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे फंक्शंस एक दूसरे पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि इनको मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सभी प्रोग्रामिंग अप्रोच की एक लिमिट होती है कि वो कितने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। यही इशू प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में था। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच में एक लिमिट तक प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा सकता था। जो आजकल के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल कर पाना प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू बहुत ही मुश्किल था, मतलब कि अनहैंडल ही था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। ओप अप्रोच क्या कहती है कि जो फंक्शंस और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ लिंक में है, मतलब कि एक दूसरे के साथ रिलेशन है जिनका, उनको कंबाइन कर दो एक यूनिट में। किसी भी फंक्शंस और वेरिएबल्स को फ्रीली प्रोग्राम में मत घूमने दो, जैसे कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में होता था। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होता था, कितने ही फंक्शन है, कितनी वेरिएबल्स है, कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल को यूज कर रहा है। ओप अप्रोच ने क्या किया, अब एग्जांपल लेके चलिए, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का इस वेरिएबल से लिंक है, इस फंक्शन का इस वेरिएबल से लिंक है। तो ओप अप्रोच के थ्रू हमने क्या किया, इस फंक्शन और वेरिएबल को एक यूनिट में कंबाइन कर दिया। ऐसे ही नीचे एक फंक्शन और वेरिएबल को एक यूनिट में कंबाइन कर दिया। अब इस यूनिट को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने का क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जितने भी फंक्शंस वेरिएबल्स वगैरह होते थे वो सब टाइटली कपल थे। अब जो हमने इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया है उससे ये सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स लूजली कपल हो गए हैं। लूजली कपल का क्या मतलब है कि हमारा कोड और भी ज़्यादा मैनेजेबल हो गया है, ये और भी ज़्यादा लार्ज कोड को हैंडल कर सकता है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, हम उसमें अगर कोई चेंज आता है तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं उसमें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अब हमने इनको लूजली कपल बनाने के लिए अलग अलग ब्रेक कर दिया है, कि अलग अलग क्लासेस बना दी है, मतलब कि 2 अलग अलग डिफरेंट फाइल बना दी है। तो ये चीज़ तो हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में भी कर सकते थे कि
इन दोनों को हमने एक अलग फाइल बना दी, इन दोनों की हमने एक अलग फाइल बना दी। लूजली कपल कोड तो हमारा इससे भी हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा डेमो दिया है कि हमने टाइटली कपल प्रोग्राम को कैसे लूजली कपल किया है यूजिंग ओप पैराडाइम। लूजली कपल बनाने से अभी हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ही मैनेजेबल हुआ है। अभी इस ओप अप्रोच में और भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। जैसे धीरे धीरे आप वो कंसेप्ट भी पढ़ेंगे तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम अपने प्रोजेक्ट के कोड को कितना ज़्यादा मैनेजेबल बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब हमारी सेकंड ड्रॉबैक क्या थी कि जो हमारा ग्लोबल डाटा है वो पूरे प्रोग्राम में फ्रीली मूव करता है, कि कोई भी फंक्शन उस डाटा को करप्ट कर सकता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी का ये इशू है, इसका हैकिंग या किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ प्रोग्रामिंग स्टाइल से लेना देना है कि कैसे एक लार्ज प्रोजेक्ट पे मल्टीपल प्रोग्रामर्स, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं इजीली। अभी हमने देखा कि ओप अप्रोच में हम वेरिएबल्स और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस को एक यूनिट में कंबाइन करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। अब अगर इस क्लास 2 के फंक्शन को क्लास 1 के वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसका डाटा रीड करना है और हमें उसे रोकना है, तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है ओप अप्रोच में एक्सेस मॉडिफायर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन ओप अप्रोच। इन C# हमारे पास 6 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जैसे कि हमें इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को एक्सेस करने से रोकना है, तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उसके स्टार्टिंग में एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा प्राइवेट, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। ये सारे इनबिल्ट एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर पब्लिक का क्या मतलब है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हम कहीं से भी उस प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके आगे हम पब्लिक कीवर्ड लगा देंगे। अब आप एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक क्लास है, क्लास 1, इसका एक फंक्शन है और इसका एक वेरिएबल है। अब ये है हमारे पास दूसरी क्लास जिसमें फंक्शन है, एक वेरिएबल है। अब ये फंक्शन इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है, पर अब हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इस टाइप से, प्राइवेट इंट नंबर इक्वल टू 5। अब हमने इस वेरिएबल के स्टार्टिंग में प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया है, जो कि एक एक्सेस मॉडिफायर का कीवर्ड है। ये प्राइवेट कीवर्ड क्या कहता है कि जो फंक्शन और वेरिएबल्स इस क्लास से एसोसिएट है, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी और क्लास का फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो वो उसे कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट बिल्ड भी नहीं होगा। इससे क्या हुआ, जिस प्रोग्रामर ने ये क्लास बनाई थी उसने अपना डाटा सिक्योर रखा। इस एक्सेस मॉडिफायर के कंसेप्ट ने हमारे डाटा को कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अब इससे क्या हुआ कि जो डाटा फ्रीली पूरे प्रोग्राम में मूव करता था, उस पे हमारा कंट्रोल आ गया है। एक्सेस मॉडिफायर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम उसको फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शन को भी प्राइवेट बना सकते हैं, हम वेरिएबल्स पे भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा पूरी क्लास है उस पे भी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पूरे प्रोग्राम में हर एक कंसेप्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया है। अब मैं आपको C# प्रोग्राम का एक छोटा सा डेमो देता हूँ, जिससे आपका एक्सेस मॉडिफायर का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मैं यहाँ पर C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ओप अप्रोच को फॉलो करती है। अब यहाँ पर प्रोग्राम है ATM सर्विस का। यही प्रोग्राम पहले मैंने आपको प्रोसीजर लैंग्वेज के थ्रू बनाकर दिखाया था। अब उसी प्रोग्राम को मैंने ओप अप्रोच के थ्रू मॉडिफाई किया है। हमने सबसे पहले एक क्लास ली ATM सर्विस। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल डाल दिए, ग्लोबल वेरिएबल अगर हमने यूज़ करनी है, और हमने इसमें फंक्शन बना दिया विड्रॉ फंक्शन। विड्रॉ फंक्शन बैलेंस वेरिएबल को तो यूज़ करेगा ही करेगा, इसलिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को हमने एक यूनिट में कंबाइन कर दिया।
एक क्लास के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अब एग्जांपल मान के चलिए, अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं, यहाँ पर डेमो क्लास। अब इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेमो फंक्शन। कुछ भी डमी नाम ले लिया मैंने ये। अब एक क्लास में अगर हमें दूसरी क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शन को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद एक कोई भी नाम देते हैं, डमी नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, लाइक दिस, एंड न्यू कीवर्ड से उसको मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं। अब अगर हमें उसके वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस करना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को लिखा है यहाँ पर। अब डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने डॉट लगाया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तो इनबिल्ट मेथड्स है, इनको छोड़ दीजिए। अब सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे विड्रॉ फंक्शन है, एटीएम सर्विस के अंदर विड्रॉ फंक्शन, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फंक्शन है उसके आगे हमने पब्लिक कीवर्ड लगा रखा है, और जो हमारा डाटा वेरिएबल है उसके आगे हमने प्राइवेट कीवर्ड लगा रखा है, इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। लाइक हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, अब डॉट, अब हमने बैलेंस लिख दिया, बैलेंस में मैंने वैल्यू डाल दी 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ATM सर्विस डॉट बैलेंस इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। अब यहीं पर ही अगर हम इसको पब्लिक बना देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर हमारी रिमूव हो चुकी है। अब आपने देखा कि हम कैसे अपने वेरिएबल्स और फंक्शन पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। आई होप अब आपको एक्सेस मॉडिफायर का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। आई होप अब आप लोगों को दोनों प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी अनक्लियर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।